नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल लाइफ सक्सेस में। जैसे कि हम भारतीय संविधान एम लक्ष्मीकांत को कर रहे हैं, उसमें आज हम चैप्टर 8 भाग 4 राज्य के नीति निदेशक तत्व करेंगे। DPSP को कंप्लीट करेंगे। चलिए देखते हैं। आज के सेशन की शुरुआत करते हैं एक मोटिवेशनल कोट के साथ। मोटिवेशनल कोट है हमारा, पसीने की स्याही से जो लिखते हैं अपने इरादों को, उनके मुकद्दर के पन्ने कभी कोरे नहीं हुआ करते। अगर मेहनत करोगे तो कभी भी बेकार नहीं जाती मेहनत, या तो सक्सेस मिलती है या फिर अनुभव मिलता है। इसलिए लगे रहिए, मेहनत करते रहिए। मेक ए ड्रीम कैम ट्रू विथ लाइफ सक्सेस। आप कोई भी अपना सपना देखिए और साकार कीजिए लाइफ सक्सेस के साथ। चलिए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। आज हम क्या क्या पढ़ेंगे उसका प्रारूप देख लेते हैं। DPSP में हम DPSP की अवधारणा पढ़ेंगे, फिर उसके प्रेरक तत्व पढ़ेंगे, विशेषताओं के बारे में जानेंगे उसके, फिर DPSP का क्या महत्व है उसे जानेंगे, फिर DPSP का वर्गीकरण देखेंगे, फिर DPSP का विवरण देखेंगे, फिर बाद में जो नीति निदेशक DPSP जो फिर मूल अधिकार और नीति निदेशक तत्व यानी DPSP में कहाँ टकराव होता है उसके बारे में देखेंगे। फिर निदेशक तत्वों के क्रियान्वयन के बारे में देखेंगे। फिर फंडामेंटल राइट एंड DPSP में अंतर देखेंगे। फिर DPSP की आलोचनाएं देखेंगे। फिर DPSP की क्या प्रासंगिकता है उसके बारे में देखेंगे। ठीक, चलिए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। राज्य के नीति निदेशक तत्व भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक। कितने अनुच्छेद 36 से 51 तक। ठीक, क्या है? DPSP यानी डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। अब DPSP क्या होता है? DPSP में राज्य को निर्देश दिए जाते हैं कि आपको व्यक्ति के कल्याण के लिए ये करना चाहिए। राज्य को सरकार आदेश देती है कि आप व्यक्ति के कल्याण के लिए ये करो। ठीक, और इन्हें आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। सर्वप्रथम आयरलैंड के संविधान में थे ये। ठीक, इन्हें तेग बहादुर प्रभु की समिति की सिफारिश पर भारतीय संविधान में जोड़ा गया। और इन तत्वों का उद्देश्य क्या था? जन कल्याणकारी, लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना था। ठीक, अर्थात राज्य में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की स्थापना हो, यही इनका उद्देश्य है। इनकी प्रकृति सकारात्मक होती है, अर्थात यह राज्य के नागरिकों को कुछ करने के लिए निर्देश देते हैं तथा ये आदर्शवाद के सिद्धांत पर कार्य करते हैं। किसके? आदर्शवाद के। ठीक, इन पर कोई न्यायिक शक्ति कार्य नहीं कर सकती, मतलब ये न्यायालय में वाद योग्य नहीं है। ठीक है, आत्मा तथा भाग 3 और भाग 4 को अगर हम एक साथ जोड़ दें तो ये संविधान की आत्मा और चेतना कहलाते हैं। आत्मा और चेतना कहलाते हैं। ठीक, नीति निदेशक तत्व कार्यपालिका और विधायिका के तत्व हैं, क्योंकि इन पर कार्य जो करता है कौन? कार्यपालिका और विधायिका करती हैं। ठीक, इन्हें अपने अधिकारों के प्रयोग करना होता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब हम देखते हैं राज्य के नीति निदेशक तत्व की अवधारणा देखते हैं। पहले हम भारतीय संविधान में राज्य के नीति निदेशक तत्व शासन व्यवस्था को लोकतांत्रिक स्वरूप प्रदान करने के लिए प्रावधान किए गए हैं। ठीक, भारत शासन अधिनियम 1935 में वर्णित अनुदेश पत्र, एक अनुदेश पत्र था। ठीक, उसी को DPSP के रूप में स्थान दिया गया है। वो कहाँ से? आयरलैंड के संविधान से देखकर। ठीक, DPSP यानी नीति निदेशक तत्व भारतीय संविधान में शामिल करने का उद्देश्य क्या है? सामाजिक और आर्थिक लोकतांत्रिक में स्थापित करना।
ठीक, कहाँ? राज्य में समाजवाद, आर्थिकवाद और लोकतंत्रवाद स्थापित करना। ठीक है। अब डीपीएसपी के प्रेरक तत्व देख लेते हैं हम। डीपीएसपी के प्रेरक तत्व हैं, नीति निर्देशक तत्वों को कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड के संविधान से। ठीक, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को प्रभावी करने वाले उदार लोकतांत्रिक विचारों ने जो स्वतंत्रता संग्राम में उदार लोकतांत्रिक विचारों के व्यक्ति थे, उन्हें संदर्भ में शामिल किया गया इसके डीपीएसपी के। ठीक, सामाजिक विचारों ने भी संविधान निर्माताओं को प्रभावित किया है। ठीक, संविधान सभा महात्मा गांधी के दार्शनिक विचारों से प्रभावित है, क्योंकि आप अच्छी तरह जानते हैं महात्मा गांधी एक अच्छे दार्शनिक भी थे, उनके बहुत अच्छे विचार थे। ठीक, अब डीपीएसपी की अगर हम विशेषताओं की बात करें तो नीति निर्माण के लिए निर्देश देते हैं ये, इसलिए ये भी इनकी एक विशेषता है। दूसरी विशेषता है राजनीतिक बहुमत को नियंत्रण एवं संतुलित करते हैं। ठीक, गैर परिवर्तनीय प्रकृति होती है इनकी, मतलब इन्हें बदला नहीं जा सकता, और प्रस्तावना का विस्तार भी मिलता है इसमें। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब नीति निर्देशक तत्व के महत्वों की बात करें तो इनके महत्व जो मैंने अभी बताए सेम वही महत्व है। लोक कल्याण राज्य की स्थापना करना, आर्थिक व सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना करना, सरकार के कल्याणकारी राज्यों का आधार, अधिकांश योजनाएं इनसे प्रेरित होती हैं। ठीक, मतलब जो ये नीति निर्देशक तत्व हैं हमारे डीपीएसपी हैं, इन्हीं के अकॉर्डिंग राज्य सरकारों ने, केंद्र सरकार ने कल्याणकारी कार्य करने के लिए बहुत सारी योजनाएं इन्हीं से प्रेरित होकर बनाई हैं। ठीक है, इनमें संविधान का दर्शन निहित होता है। ठीक है, अब उसके वर्गीकरण की बात करें हम नीति निर्देशक तत्व के, तो ये 3 तरह के नीति निर्देशक तत्व हैं हमारे पास। एक गांधीवादी तत्व, दूसरे समाजवादी तत्व और उदारवादी तत्व। ठीक, अब गांधीवादी तत्व की बात करें तो अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 43, अनुच्छेद 43 ख, अनुच्छेद 46, अनुच्छेद 47 और अनुच्छेद 48, ये हमारे आते हैं गांधीवादी में। ठीक, बाकी आप लिस्ट ये देख लीजिएगा जो जो जिसमें आता है। ठीक, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, गांधीवादी के बारे में काफ़ी बार पूछ लिया जाता है, इसलिए वो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे है नीति निर्देशक तत्वों का विवरण। ठीक, इनके विवरण के बारे में बात करें हम तो अनुच्छेद 38 में कहा गया है, राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा। किसके लिए? देखो यहाँ भी किसके कल्याण की बात चल रही है? व्यक्ति के कल्याण की बात चल रही है। और कौन बनाएगा? राज्य बनाएगा। ठीक, क्या बनाएगा? लोक कल्याण के लिए, अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा, क्योंकि समाज में व्यवस्था होगी कोई एक, तभी तो जो है लोक कल्याण होगा। ठीक, तो इसमें क्या कहा गया है? राज्य ऐसी सामाजिक व्यवस्था का विकास करेगा जिसमें सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, नागरिक जीवन की सभी समस्याओं को जीवांत करें। ठीक है, राज्य की असमानता के लिए साथ प्रतिष्ठा, सुविधाओं और अवसरों की असमानता को समाप्त करें। मतलब राज्य के अंदर जो भी प्रतिष्ठा है प्रत्येक व्यक्ति के लिए समान होनी चाहिए, हर एक तरह की सुविधा प्रत्येक व्यक्ति के लिए समान होनी चाहिए, और हर एक अवसर प्रत्येक व्यक्ति को समान मिलना चाहिए। ठीक है, अनुसरणीय कुछ नीति निर्देशक तत्व, मतलब राज्य ने कुछ नीति निर्देशक तत्वों को अनुसरण करा है, उसके बारे में बताया गया है कि जो राज्य जो है जिनका स्मरण करे वो नीति निर्देशक तत्व इसमें वो उसके बारे में दिया गया है। जैसे भौतिक संसाधनों का स्वामित्व और नियंत्रण पर
इस प्रकार वितरण हो जिससे सामाजिक हितों की सर्वोमत प्राप्ति हो। ठीक, किस किस पर? भौतिक साधनों पर। ठीक, धन और उत्पादन के साधनों का सर्वसाधारण के लिए अहितकारी संकेंद्रण न हो, मतलब धन का या किसी उत्पादन साधन का जो सर्वसाधारण और के लिए जो होता है वो अहितकारी ना हो, हितकारी हो। ठीक है, सभी को समान कार्य के लिए समान वेतन मिले, चाहे वो पुरुष हो या स्त्री हो, प्रत्येक को समान वेतन मिलना चाहिए। ठीक है, उसके बाद पुरुष व स्त्री कर्मकारों तथा बालकों की सुकुमार व्यवस्था अव्यवस्था का दुरुपयोग न हो, मतलब चाहे वो पुरुष हो या स्त्री हो, बालकों को छोटी उम्र में उनकी अवस्था सुकुमार अवस्था मतलब बाल अवस्था में उनका दुरुपयोग ना हो। ठीक, बालकों को स्वतंत्र और गरिमामय वातावरण में स्वास्थ्य विकास के अवसर और सुविधाएं दी जाए, शोषण के विरुद्ध इनकी रक्षा की जाए। ये जोड़ा गया हमारे 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे अनुच्छेद 39 कै में कहा गया है समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता होनी चाहिए, मतलब प्रत्येक के लिए समान अवसर और न्याय सुलभ हो। न्याय सुलभ मतलब समान होना चाहिए। ठीक, राज्य निःशुल्क विधिक सहायता की जितनी भी कानूनी सहायता है उसकी व्यवस्था निःशुल्क करेगा राज्य। ये भी कब जोड़ा गया? 42वें संविधान संशोधन से। देखिए, जो संशोधन के द्वारा जोड़े गए हैं ये अधिकतर पूछ लिए जाते हैं, इसलिए इन पर थोड़ा ध्यान रखना। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे है अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों का गठन। ठीक, ग्राम पंचायतों का संगठन बनाएगा। ठीक, उन्हें स्वायत्त शासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने की शक्ति प्रदान करेगा। ठीक है, कौन करेगा? राज्य की बात चल रही है यहाँ पर। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अनुच्छेद 41। ठीक, अब देखते हैं आर्टिकल 41। आर्टिकल 41 में कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक समानता पाने का अधिकार की बात की गई है यहाँ पर। ठीक, किस किस चीज़ की? 3 चीज़ों की बात की गई है, कार्य, शिक्षा और लोक समानता। ठीक है, उसी के बारे में कुछ वर्णन दिया गया है यहाँ पर। राज्य अपने सामर्थ्य और विकास की सीमाओं के भीतर काम करेगा। ठीक, शिक्षा पाने और बेरोजगारी, बुढ़ापा, बीमारी आदि की दशाओं में लोक सहायता पाने का रोजगार है, शिक्षा पाना चाहता है या किसी दशाओं से उसे लोक सहायता की ज़रूरत है। ठीक, तो उन सब का उपबंध कौन करेगा? राज्य सरकार करेगी। और उसी के तहत बहुत सारी योजनाएं सरकार के द्वारा चलाई जाती हैं, जैसे मनरेगा चलाई गई, काम पाने का अधिकार, अनुच्छेद 41 के अंतर्गत ही है। ठीक, 15 अगस्त 1995 से प्रारंभ सामाजिक सहायता कार्यक्रम, अनुच्छेद 41 के अंतर्गत है। क्या? सामाजिक सहायता कार्यक्रम अनुच्छेद 41 के अंतर्गत है। प्रारंभ में इस कार्यक्रम के अंतर्गत शामिल थे, अब कौन कौन से कार्यक्रम शामिल थे इसके अंतर्गत? प्रारंभ में राष्ट्रीय वृद्ध अवस्था पेंशन योजना, राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना एवं राष्ट्रीय मातृत्व लाभ योजना। 1 अप्रैल 2001 से MMBS को जनसंख्या स्थिरीकरण कार्यक्रम का भाग बना दिया गया। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अनुच्छेद 42 में कहा गया है काम की न्याय संगत और मानवोचित दशाओं की तथा प्रसूति सहायता का उपबंध, मतलब कोई भी कार्य होगा उसे न्याय संगत और मानव के उचित दिशाओं की प्रसूति सहायता का उपबंध के लिए होगा।
ठीक है। अनुच्छेद 43 में देखते हैं। अनुच्छेद 43 कहता है कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी, मतलब जैसा कार्य करोगे वैसी मजदूरी। ठीक। निर्वाह मजदूरी के साथ साथ राज्य ग्रामों में कुटीर उद्योग को व्यक्तिगत अथवा सहकारी आवार पर प्रोत्साहन करने का प्रयास करेगा। ठीक। अनुच्छेद 43 कह देखते हैं उद्योगों के प्रबंधन में कर्मकारों का भाग लेना, मतलब जो भी उद्योग होंगे उसमें मजदूरों की भागीदारी होगी। ठीक। ये एक उपयुक्त विधान बनाया था कब? 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। ठीक है। 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। ठीक है। अनुच्छेद 43 कहता है सहकारी समितियों में प्रबंधन, प्रचलन व नियंत्रण। ठीक। मतलब जो सहकारी समितियां होंगी उनके बनाने का, चलाने का और उन पर नियंत्रण रखने का अधिकार। ठीक। ये 97वें संविधान संशोधन 2011 के द्वारा जोड़ा गया। ठीक। उसके बाद अनुच्छेद 44 देखते हैं। अनुच्छेद 44 है सभी नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता, मतलब जितने भी व्यक्ति हैं प्रत्येक नागरिक के लिए समान नागरिक संहिता होगी। ठीक है। और फिर अनुच्छेद 45, अब कब जाना होगा? अनुच्छेद 45 देखते हैं। अनुच्छेद 45 है बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा। ठीक। ये 86वें संविधान संशोधन सन 2002 के द्वारा प्रावधान किया गया था। ठीक है। क्या एक प्रावधान था इसमें? 6 वर्ष से कम उम्र बच्चों को शिक्षा तथा उनकी देखभाल करने का प्रावधान। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब अनुच्छेद 46 देखते हैं। SC ST मतलब शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइबल कास्ट, अन्य दुर्बल वर्गों की शिक्षा और अर्थ संबंधी प्रावधान। ठीक है। अब अनुच्छेद 47 देखते हैं। पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करने तथा लोक स्वास्थ्य में सुधार के संदर्भ में राज्य का कर्तव्य। पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करने के लिए लोक स्वास्थ्य के सुधार में राज्य का कर्तव्य। ठीक है। मादक पेयों व हानिकारक नशीले पदार्थों के सेवन का प्रतिषेध करने का प्रयास करना, मतलब जितनी भी नशीली चीज़ें हैं चाहे वो किसी भी तरह का नशा हो, ठीक, उन सब पर प्रतिबंध, प्रतिषेध, कंट्रोल में रखने के लिए जो है अनुच्छेद 47 कहता है। ठीक है। अनुच्छेद 48 कृषि और पशुपालन का संगठन। ठीक। राज्य कृषि और पशुपालन को आधुनिक और वैधानिक प्रणालियों से संगठित करने का प्रयास करेगा। विशेषकर गाय और बछड़ों तथा अन्य दुधारू और वाहक पशुओं की नस्लों के परिरक्षण और सुधार के लिए उनके वध पर प्रतिषेध करने के लिए कदम उठाएगा। ठीक। तो अनुच्छेद 48 के अंदर ही हमारे जितने भी दुधारू पशु होते हैं, गाय बछड़ा होते हैं, उन सब पर कत्ल या फिर उनको जो है वध करने के लिए जो है प्रतिषेध और उन पर जो कदम उठाए जा सकते हैं। ठीक है। अनुच्छेद 48 के राज्य पर्यावरण का संरक्षण व संवर्धन तथा वन एवं वन्य जीवों की रक्षा का प्रयास करेगा। 48 कै में कहा गया है। 48 में देखो पशुओं और कृषि के बारे में बात की गई है। उसके बाद 48 कै में पर्यावरण, संवर्धन, वन और वन्य जीवों की रक्षा के लिए बात की गई है। ठीक है। 49 राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण करेगा। मतलब जितनी भी पुरानी चीज़ें हैं, राष्ट्रीय स्मारक हैं, चाहे वो राष्ट्रीय स्थान है या वस्तुएं हैं, उन सबको संभाल कर रखा जाएगा। कहाँ पर रखा जाता है? म्यूजियम में। ठीक है।
अनुच्छेद 50 कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण के बारे में बात की गई है। चलिए आगे देखते हैं। ठीक, अभिवृत्ति, इनके अंतर्गत राज्य निम्न प्रयास करेगा। मतलब अनुच्छेद 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा के लिए प्रावधान करेगा। उसमें कुछ प्रावधान दिए गए हैं, जैसे अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा का प्रयास करना, राज्यों के बीच न्याय संगत और सम्मानपूर्वक संबंध बनाना, अंतर्राष्ट्रीय विधि और संधि की बाध्यताओं के प्रति आदर बढ़ाने का प्रयास करना, अंतर्राष्ट्रीय विवादों और निपटारा मध्यस्थता द्वारा करने का प्रयास। मतलब अंतर्राष्ट्रीय जो विवाद हैं उनको जो है बीच में ही सलटाने का प्रयास करेगा, निपटाने का प्रयास करेगा। ठीक, अब एक बार देख लेते हैं जो जो बाद में जोड़े गए हैं उनके बारे में। ठीक, पहली बार 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा कौन कौन से जोड़े गए उन्हें देख लेते हैं। 39 कै जोड़ा गया। उसमें क्या कहा गया है? सामान्य न्याय व निःशुल्क कानूनी सहायता प्राप्त करने का अधिकार। ठीक, 39 च जोड़ा गया। इसमें बालकों तथा न्याय वयस्कों व्यक्तियों की शोषण से रक्षा तथा स्वतंत्र एवं गरिमा में वातावरण व स्वास्थ्य विकास के अवसर का अधिकार। ठीक, अनुच्छेद 43 कै जोड़ा गया। उद्योगों के प्रबंधनों कर्मकारों की सहभागिता। ठीक, मतलब उद्योगों में कर्मकारों की सहभागिता। ठीक, 48 ख जोड़ा गया। पर्यावरण संरक्षण एवं वन्य जीवों की रक्षा। ठीक, उसके बाद 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा भाषा में संशोधन किया गया। ठीक, फिर 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा अनुच्छेद 21 कै शिक्षा का अधिकार शामिल किया गया। ठीक, उसके बाद में अनुच्छेद 45 में 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों की देखभाल और शिक्षा पर कर्तव्य राज्य पर आधारित किया गया। ठीक है, 97वें संविधान संशोधन अधिनियम 2011 के द्वारा अनुच्छेद 43 ख मतलब अंतःस्थायित्व किया गया। ठीक, जो राज्य की सहकारी समितियों के संदर्भ में है। ठीक है, संविधान के अन्य भागों में निर्देशक तत्व कि और किस किस भाग में हमारे नीति निर्देशक तत्व मिलते हैं देखने को, वहां देख लेते हैं। अनुच्छेद 335 संघ या राज्य के कार्यों से संबंधित सेवाओं और अधीन पदों की नियुक्ति में SC/ST के दावों का प्रशासन की दक्षता बनाए रखने की संगति के अनुसार ध्यान रखेगा। ठीक, देखिए यहाँ पर एक नीति निर्देशक तत्व मिलता हमें, और 350 कै में भी हमें एक नीति निर्देशक तत्व मिलता है। वो क्या है? भाषाई अल्पसंख्यक वर्ग के बच्चों को प्राविधिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधाएं प्रदान कराना। देखिए हमारा देश जो है अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं, हर थोड़ी सी दूर जाओ वहाँ पर भाषा बदल जाती है, तो उन सब की उसी अनुच्छेद 351 हिंदी के विकास के लिए निर्देश देगा। ठीक, जितना हो सके हिंदी का विकास किया जाए। ठीक है, मूल अधिकार व नीति निर्देशक तत्वों के टकराव होते हैं कुछ जगह पर, वो देख लेते हैं। मूल अधिकार व निर्देशक तत्वों में टकराव के निम्न बिंदु रहे हैं। कौन कौन से हैं? अनुच्छेद 32 के तहत मूल अधिकार न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय बनाए गए हैं, और जबकि अनुच्छेद 37 के अनुसार DPSP अपरिवर्तनीय है। ठीक है, यहाँ पर एक टकराव होता है।
1951 के चंपक दोराई राजन बनाम मद्रास राज्य का केस हुआ था। कब? 1951 में। और न्यायालय के मत का झुकाव भी मूल अधिकारी की ओर रहा। ये देखने को मिलता है अनुच्छेद 32 और 37 का डिफरेंट। ठीक। फिर केरल शिक्षा विधेयक 1959 में हुआ। ठीक। के बाद में न्यायालय ने दोनों का महत्व बनाए रखने के लिए समन्वयकारी निर्वाचन का सिद्धांत अपनाया। ठीक। समन्वयकारी निर्वाचन का सिद्धांत अपनाया था किसमें? केरल शिक्षा विधेयक 1959 में। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। गोलकनाथ केस की बात करें हम, 1964 में जो हुआ था। ठीक। तो सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय था कि डीपीएसपी को लागू करने के लिए मूल अधिकारों को सीमित नहीं किया जा सकता। इसलिए यहां पर पता लगता है कि मूल अधिकार ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, डीपीएसपी कम। ठीक। और इस समस्या को निपटाने के लिए 1971 में 24वां संवैधानिक संशोधन किया गया। इसमें संसद को मूल अधिकार के संशोधन का अधिकार दिया गया कि मूल अधिकारों में संविधान में संशोधन किया जा सकता है। ठीक है। और 25वें संविधान संशोधन से अनुच्छेद 31C का प्रावधान किया गया, जिसके अनुसार अनुच्छेद 48B अनुच्छेद 48C में दिए गए नीति निर्देशक तत्वों पर लागू करने के लिए बनाए गए कानून उस स्थिति में भी अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 19 और अनुच्छेद 21 में दिए गए मूल अधिकारों का उल्लंघन करते हैं। देखिए, जबकि पहले प्रावधान दिया गया कि इनमें कोई टकराव नहीं होगा, लेकिन फिर भी अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 31 मूल अधिकारों का उल्लंघन करते हैं। ठीक है। लेकिन उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता अगर उल्लंघन भी करते हैं तो। क्यों? क्योंकि हमारे मूल अधिकार न्यायालय में जाने योग्य हैं, जबकि डीपीएसपी नहीं है। ठीक है। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य विवाद हुआ। कब? 1973 में। आप अच्छी तरह जानते हैं। ठीक। उसमें न्यायालय ने अनुच्छेद 31 ग को वैध माना था। ठीक। और इसे न्यायिक पुनरावलोकन के दायरे के अधीन घोषित कर दिया। ठीक है। 42वें संवैधानिक संशोधन 31C के क्षेत्र में व्यापक को मूल अधिकार के ऊपर प्राथमिकता दी गई तथा न्यायालय के ऐसे मामले को देखने के लिए अधिकार से वंचित कर दिया गया। ठीक है। फिर मिनर्वा मिल्स मामला होता है 1980 में। 42वें संविधान संशोधन की धारा 4 को अवैध घोषित कर दिया। ठीक। और डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट को संतुलित ढांचा घोषित कर दिया गया। ठीक है। अगर हम वर्तमान स्थिति की बात करें तो वर्तमान में अनुच्छेद 31C की स्थिति 1976 के पूर्व वाली है। ठीक है। जो 1976 से पहले 31C की स्थिति थी वही है। अर्थात इस अनुच्छेद द्वारा उन्हीं कानून का संरक्षण प्राप्त होगा जिनके द्वारा अनुच्छेद 39B और C में दिए गए निर्देशक तत्वों को लागू किया जाएगा, ना कि भाग 4 में दिए गए। ठीक है। सभी निर्देशक तत्वों को अन्य सभी मामलों में भी डीपीएसपी को लागू करने के नाम पर मूल अधिकारों का हनन नहीं किया जाएगा। ठीक है। अब फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी को एक दूसरे के संदर्भ में हम कैसे समझ सकते हैं? जैसे फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी एक दूसरे के अनुपूरक है और एक दूसरे को संपूर्णता प्रदान
करते हैं। ठीक है, दोनों मिलकर समावेशी लोकतंत्र की स्थापना करते हैं। ठीक है, फंडामेंटल राइट को कानूनी मान्यता होने के बाद भी डीपीएसपी का महत्व कम नहीं है। ठीक है, उदार व्याख्या का सिद्धांत के आधार पर सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अनुच्छेद 21 को डीपीएसपी में शामिल किया गया है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब नीति निर्देशक तत्वों का क्या क्रियान्वयन है उन्हें देख लेते हैं। मतलब इनके क्या क्या कार्य किए गए हैं, इनके आधार पर कुछ योजनाएं बनाई गई हैं। जैसे अनुच्छेद 39 के अकॉर्डिंग देखें, अनुच्छेद 39 के अकॉर्डिंग 3 योजनाएं बनाई गई हैं। ठीक, भूमि सुधार के माध्यम से विकेंद्रीकरण का प्रयास, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 में बनाया गया, समान कार्य हेतु समान वेतन का अधिकार परिश्रम अधिनियम 1976 बनाया गया। अनुच्छेद 39 के अंतर्गत आते हैं ये तीनों। अनुच्छेद 40 देखें तो 40 में स्थानीय स्वशासन आता है। अनुच्छेद 41 के अकॉर्डिंग देखें तो जैसे औद्योगिक विवाद अधिनियम, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, मनरेगा, दिव्यांगों हेतु आरक्षण, वृद्धों के लिए पेंशन, मातृत्व सुरक्षा योजना, ये सभी किसके अंतर्गत आते हैं? हमारे अनुच्छेद 41 के अंतर्गत। ठीक, अनुच्छेद 45 में 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा अनुच्छेद 21 कै जोड़कर शिक्षा को मौलिक अधिकार के रूप में स्थापित किया। ठीक, अनुच्छेद 46 देखें, SC ST हेतु शिक्षा संस्थाओं में लोक नियोजन आदि में छूट दी गई है। 48 कै देखें तो इसमें बाघ परियोजना, हाथी परियोजना, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972, राष्ट्रीय वन नीति 1988, ये सब 48 कै के अंतर्गत आते। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए बहुत सारी योजनाएं बनाई गई हैं, आप अच्छी तरह जानते हो। ठीक, जैसे अभी वर्तमान में देखें हम, ठीक, तो वर्तमान में एक योजना देखो मेरा भारत, इस तरह की योजनाएं। ठीक, और जगह जगह पर बहुत सारी अलग अलग राज्य में अलग अलग अपने राज्य को दिखाने के लिए योजनाएं चलाई जा रही हैं। ठीक है, अनुच्छेद 50 आईपीसी की धारा आईपीसी 1973 बनाकर लोक सेवाओं में कार्यपालिका से न्यायपालिका को पृथककरण कर दिया गया है। ठीक, 51 कै देखें तो 51 कै में पंचशील समझौता किया गया, गुट निरपेक्ष आंदोलन की स्थापना की गई है। ठीक है, ये सभी योजनाएं और कुछ तत्व हैं जो बनाए गए हैं डीपीएसपी के आधार पर। ठीक है, अब फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी में कुछ अंतर हैं, उन्हें देख लेते हैं। ठीक, क्या अंतर है? संविधान के भाग 3 में फंडामेंटल राइट है अनुच्छेद 12 से 35 तक। ठीक है, ठीक, अब डीपीएसपी को देखें तो भाग 4 में है अनुच्छेद 36 से 51 तक। यह अब फंडामेंटल राइट व्यक्तियों को दिए जाते हैं। ठीक, जबकि डीपीएसपी राज्य को सौंपे या उनका दायित्व बताया जाता है। ठीक है, अब फंडामेंटल राइट न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय है, जबकि डीपीएसपी न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है। ठीक, फंडामेंटल राइट को राजनीतिक लोकतंत्र का आदर्श निहित है, जबकि डीपीएसपी को सामाजिक और आर्थिक आदर्श निहित है। ठीक है, मूल अधिकारों को संविधान का विशेष संरक्षण अनुच्छेद 32 व अनुच्छेद 266 के तहत है। डीपीएसपी को लागू करना नैतिकता पर आधारित है, इसके लिए कोई सीमाएं नहीं हैं। डीपीएसपी जब लागू न किए जाएं स्वतः निलंबित हो जाते हैं। ठीक, जबकि मूल अधिकारों का निलंबन विशेष प्रक्रिया अनुच्छेद 358 व 359 के तहत ही किया जा सकता है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। अब इनकी कुछ आलोचनाएं हैं, उन आलोचनाओं के बारे में देख लेते हैं। डीपीएसपी एक ऐसा चेक है
जो कि बैंक की सुविधा अनुसार अदा किया जाएगा। केटी शाह ने ये आलोचना की थी, ठीक है, और ये कई बार पूछी भी गई है, इसे अच्छी तरीके से ध्यान रखना। डीपीएसपी न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है। डीपीएसपी को लागू करने के संसाधनों को स्पष्ट नहीं किया गया है, ठीक। विधायिका व न्यायपालिका के मध्य संघर्ष का कारण बनते हैं। डीपीएसपी राज्य के लिए नैतिक शिक्षा की तरह है, इसके वह निर्देशित तो होते हैं लेकिन बाधित नहीं होते, ठीक। डीपीएसपी के थ्रू राज्य सरकार निर्देश दे सकती है, ये बाधित नहीं है कि आपको वो करना ही है, ये राज्य सरकार को वो करना ही है, ठीक है। कई प्रावधान अभी तक लागू नहीं है, जैसे समान नागरिक संहिता, ठीक है। आज भी हमारे यहाँ पर जातिवाद के नाम पर, धर्मवाद के नाम पर आए दिन दंगे फसाद छुआछूत होती रहती है, ठीक। इसलिए ये प्रावधान अभी तक हमारे यहाँ पर लागू नहीं है, ठीक है। अब उसकी डीपीएसपी की कुछ हैं, ठीक। ये न्यायालय के लिए उपयोगी मार्गदर्शक सिद्धांत हैं, ठीक है। ये सभी अनुच्छेद विधायिका व न्याय कार्यपालिका को नीति निर्माण के लिए प्रेरित करते हैं। ये प्रस्तावना को विस्तृत रूप देते हैं, ठीक। ये नागरिकों के लिए मूल अधिकारों के पूरक होते हैं। ये विपक्ष द्वारा सरकार को नियंत्रण का संभव बनाते हैं। यह सरकार कार्यों के लिए प्रदर्शन का कठिन परीक्षण करते हैं। डीपीएसपी पारदर्शक, दार्शनिक और मित्र है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब जितने भी हमने नीति निर्देशक पढ़े हैं उनको एक बार में देख लेते हैं, ठीक। अनुच्छेद 36 में क्या दिया गया? 36 में राज्य की परिभाषा दी गई है। 37 में इस भाग में समाहित सिद्धांतों को लागू करने के बारे में। 38 में राज्य द्वारा जन कल्याण के लिए सामाजिक व्यवस्था को बढ़ावा देना। 39 में राज्य द्वारा अनुसरण किए जाने वाले कुछ नीति निर्देशक सिद्धांत दिए गए हैं। 39A में समान न्याय एवं निःशुल्क कानूनी सहायता के बारे में दिया गया है। 40 में ग्राम पंचायतों का गठन कहा गया है। 41 में कुछ मामलों में काम का अधिकार, शिक्षा का अधिकार और सार्वजनिक सहायता दी गई है। 42 में न्यायोचित एवं मानवीय कार्य दशाओं तथा मातृत्व सहायता के लिए प्रावधान किए गए हैं, ठीक। 43 में कर्मचारियों को निर्वाह वेतन आदि के बारे में कहा गया है। 43A में उद्योगों के प्रबंधन में कर्मचारियों की सहभागिता के बारे में बात कही गई है, ठीक। 43B में सरकारी समितियों का प्रावधान प्रोत्साहन दिया गया है। 44 में नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता की बात की गई है। 45 में 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए बाल पालन शिक्षा के बारे में बात की गई है। 46 में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति की शैक्षणिक और आर्थिक हितों की बात की गई है, ठीक। 47 में पोषाहार स्तर को बढ़ाना, जीवन स्तर को सुधारने के बारे में बात की गई है। 48 में कृषि एवं पशुपालन का संगठन के बारे में बात की गई है। 48A में पर्यावरण की सुरक्षा, वनों और वन्य जीवों की सुरक्षा के बारे में बात की गई है। 49 में स्मारकों के बारे में की सुरक्षा का संरक्षण के बारे में बात की गई है। 50 में न्यायपालिका और कार्यपालिका के अगलाव की बात की गई है। और 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा का प्रावधान दिया गया है, ठीक है। तो आज का हमारा चैप्टर 8 कंप्लीट, नीति निर्देशक तत्व हमारे ख़त्म होते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग। जुड़े रहें हमारे चैनल लाइफ सक्सेस के साथ। और हमारी वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल लाइफ सक्सेस को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना, ठीक है। जुड़े रहें हमारे साथ, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और हमारी जितनी भी वीडियो हैं उन सबको देखिए। हाँ, थोड़ा
अजीब ज़रूर होगा तरीका, क्योंकि हमारे पास डिजिटल बोर्ड नहीं है, जैसी भी सुविधा उसके अनुसार पढ़ा रहे हैं। लेकिन इतना कहता हूँ कि आपको मेंस के लिए अलग से पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी अगर आप हमारी क्लास। तो धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।